बात करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, जैसे नेम इंडिकेट करें कि एटम का हमने स्ट्रक्चर इसके बारे इसमें इसको स्टडी करना है कि एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखें बच्चों, हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि एटम के सेंटर में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, बाहर क्या होते हैं, शेल होते हैं, शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी यहाँ पे बताते चलो, क्या पता आपको याद ना हो, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक। हाँ, तो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो शेल होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला बंदा कौन था, रदरफोर्ड। ठीक है। शेल को किसने बताया, शेल के बारे में बोहर एटॉमिक मॉडल में पता चला। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। ठीक है। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टाइन ने। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने। ठीक है। ये न्यूट्रॉन वगैरह डिस्कवर किए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हमने जो एटम के मॉडल पढ़े थे, डिस्कवरी ऑफ एटम की अगर हम बात करें, जो हमने बात स्टार्ट की थी क्लास 9 से, उसकी तरफ अपने मतलब प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो। तो सबसे पहले हमारे पास डेमोक्राइटस एक ग्रीक फिलोसोफर था। इसने कुछ एजम्पशन दी थी, कुछ बातें कही थी। इसने कहा था कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बन के बना है। सिर्फ ये कहा था। ठीक है। कोई थ्योरी, कोई प्रैक्टिकल नहीं, मगर एक एजम्पशन दी थी, एक सजेशन दी थी, आप ये कह सकते हो। ठीक है, कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। ठीक है। फिर डाल्टन आया, उसने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, प्रॉपर थ्योरी दी, मगर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसके क्या ड्रॉबैक्स थे जी, इसने कहा था कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बात उसने उसी वाली की थी कि आप एटम को जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने, जस्ट लाइक सॉलिड बॉल, मगर उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि ये बात गलत थी, हमने एटम को डिवाइड कर लिया ना, उसमें इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारे। तो ये थ्योरी आई। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने। ये एटम की स्ट्रक्चर के बारे में देखना चाहता था, मगर इसने बाकी तो नहीं बता सका। अलबत्ता इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया कि अल्फा पार्टिकल की जब स्कैटरिंग की, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की, तो उसने देखा कि सेंटर में कोई ऐसा हैवी पार्टिकल है जिसके ऊपर सेम चार्ज है जो अल्फा पार्टिकल के ऊपर है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिपल्शन होती है। तकरीबन अराउंड अबाउट 2000 अल्फा पार्टिकल्स की इसने बम्बार्डमेंट की थी। 1990 ना 19,990 जो हैं, तो वो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए थे। इसका मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम आपके पास एम्प्टी है। उसमें से 8 पार्टिकल क्या हुए, थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए थे। ठीक है। मसलन उसके करीब आए थे न्यूक्लियस के, तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा मतलब एंगल अपना चेंज कर लिया था, और 2 अल्फा पार्टिकल बिल्कुल बाउंस बैक हो गए थे जो बिल्कुल स्ट्रेट उस पे गए थे। ठीक है। ये उसका एक्सपेरिमेंट था, तो उससे हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला। मगर इससे जो बाकी बातें कही थी, इसके मुताबिक एटम आपके पास कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा, वो बात गलत थी। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम देते हैं, इसी तरह 4 पार्टिकल और वो रिवॉल्व करता रहता है, रिवॉल्व करता है 4 पार्टिकल, तो वो आपके पास क्या होती है, चाहे न्यूक्लियस पे गिरना चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं होता, एनर्जी रिलीज होती है ना, ऐसे पार्टिकल मूव करता रहे। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी बात थी, इसके जो मॉडल था वो ग्रेविटेशनल लॉ, इन चीजों पे बेस्ड था। ठीक है। तो जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल, क्वांटम में एप्लीकेबल नहीं होते जी। खैर, ये भी रिजेक्ट हुआ। उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल आया, जिसने क्या बताया, उसने कहा कि ये एनर्जी लेवल, ये शेल जो है, ये आपके पास क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक खास एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, या तो पहले शेल में रहेगा या दूसरे शेल में, इन दोनों के दरमियान में नहीं रह सकता। ये कैलकुलेशन हमें बताई। इसके अलावा उसने बताया कि एटम जब लो एनर्जी लेवल से हाई में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब हाई से लो में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये सारा बोहर का एटॉमिक मॉडल था। ठीक है। ये सारी डिस्कशन हमने क्लास 9 में कही है, अभी हमारी डिस्कशन इस पे नहीं है। आपने एक ऑर्डर याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन, और लास्ट में हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था जी। हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इसका मैस क्या होता है। इसी तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात होगी जी। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात होगी, सही है। इनकी चार्ज टू मैस रेशियो, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। इनके शेल कहाँ पे होता है, कितने डिस्टेंस पे शेल होता है, पहले और दूसरे शेल का डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। पहले शेल की एनर्जी क्या होती है, दूसरे शेल की एनर्जी क्या होती है, दोनों में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। इन सारी चीजों की बात जो है इस चैप्टर में हम करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास टॉपिक है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या जिसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको कैथोड रेज भी बोलते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ कैथोड रेज भी आप कह सकते हो। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, तो हमने कहा कि द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी इन अ ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एक ट्यूब में स्टडी की, जिसने जो विलियम क्रोक्स ने बनाई थी, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ठीक। अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो तकरीबन 19वीं सदी की बात है, 19th सेंचुरी की बात है।
कि विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था किसको, इलेक्ट्रॉन को। विलियम क्रुक्स ने क्या किया, ट्यूब बनाई और जे थॉमसन ने इसको इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अब इंस्ट्रूमेंट को जो यूज किया वो कौन सा, उसको क्या नाम देते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब की बात करते हैं, उसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं या कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा अब अगर इसकी हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, किन किन चीजों से मिलकर वो बनी है ट्यूब, तो कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। पहला पार्ट होता है ग्लास ट्यूब, कि ये ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो कैसे, शीशे से बनी होती है, ग्लास से बनी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें जी, ट्यूब कंटेन टू इलेक्ट्रोड, एक होता है कैथोड और एक क्या होता है एनोड। कैथोड कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रोड जो अटैच होते हैं किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, ठीक है। अब मीडियम इसमें कौन सा होता है, गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं, क्या होते हैं, तो याद रखें इसमें या तो एयर होगी, गैस होगी या वेपर्स होंगे, जिस उस सब्सटेंस के जिसको हम क्या करते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। मसलन इसमें जो मीडियम है वो गैसियस मीडियम होता है, ठीक है। इसमें एक वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम पंप क्यों यूज करते हैं कि ये एयर को सक करता है, ठीक है, और जो हमारा डिजायर्ड प्रेशर होता है जिसपे हम स्टडी करना चाहते हैं उसको हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। एक वैक्यूम पंप इज प्रेजेंट ऑन द ट्यूब टू मेंटेन द डिजायर्ड प्रेशर को मेंटेन 0.1 mm ऑफ Hg, 5 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, जिस पे भी आप स्टडी करना चाहते हो आप मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह एक बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है, ये हमारे पास सोर्स ऑफ वोल्टेज होती है जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड करती है और जिसके साथ इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सिमिलरली एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन होती है कि जो कैथोड रेज निकलती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कैथोड रेज किधर गई है, तो कैथोड के बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमने एक स्क्रीन लगाई होती है जो कि बनी होती है किससे, रेयर अर्थ एलिमेंट से, जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स होते हैं या कोई सल्फाइड वगैरह से, जो हमें इंडिकेशन करते हैं कि कैथोड रेज इस पे आई होती है। अब इसकी डायग्राम अगर देखें बच्चों, तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, ये हमारे पास क्या है, इसकी बैटरी है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो एनोड, और ये नेगेटिव के साथ जुड़ा है तो कैथोड। ये हमारे पास जो रेड कलर की मैंने ड्रा की, आपके पास क्या है, ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर ये जो पार्टिकल है ये आपके पास क्या है, गैस है, और यहाँ पे ये क्या है, वैक्यूम पंप है, और कैथोड की बिल्कुल अपोजिट साइड पे यहाँ पे क्या है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ये इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अभी हम इससे आगे बात करेंगे क्या, इसकी वर्किंग पे। स्टॉप यहाँ, ओके। हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब कि ये कैसे वर्क करेगी, ठीक है। तीन हम केसेस बनाएंगे, इसको देखेंगे। पहले हमारे पास बच्चों मसलन एक बात आपने याद रखनी होगी, जो हमारे पास एयर होती है हमारे पास क्या है, बैड कंडक्टर है जी, करंट इससे नहीं गुजरता। तीन हमारे पास केस है, एक ऑर्डिनरी प्रेशर पे हम चेक करते हैं इसका, मसलन इस पे करंट फ्लो करता है कैथोड से, कैथोड रेज इसमें ट्रेवल करती है, ऑर्डिनरी प्रेशर 760 mm ऑफ Hg जो हमारे पास नॉर्मल है, ये 180 है जिसको बोलते हैं, जो कि 160 760 टार भी बोलते हैं, ठीक है। तो करंट हमारे पास क्या है, 5000 वॉट, और प्रेशर कितने हैं, 180 है, 760 भी कह सकते हो, ये 760 टार, ये 760 mm ऑफ Hg, ये हमारे पास जो नॉर्मल प्रेशर होता है। तो हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि करंट डू नॉट फ्लो एट ऑर्डिनरी प्रेशर, रीजन कि गैस मॉलिक्यूल है ना उसके दरमियान, और वो क्या है, बैड कंडक्टर है, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास दूसरा केस ये है कि हमने क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस किया। प्रेशर कितना लिया, 0.1 टॉर, ठीक है। प्रेशर आपके पास 0.1 टॉर या 0.1 mm ऑफ Hg, और करंट कितना है, 5000 वोल्ट, ठीक है। इस पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर विद यूनिफॉर्म ग्लो, कि जिस तरह आपके पास ट्यूबलाइट जो होती है रोशनी दे रही होती है, इसी तरह का क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, और वहां पे क्या होगी, आपको रोशनी मिलेगी। मैंने रीजन इसका क्या बताया कि क्योंकि गैस वगैरह वहां मौजूद है, ठीक है, वो जो कैथोड रेज, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आके इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, हाई एनर्जी में लेके जाते हैं, और जब वहां से ये वापस बैक आती है टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो बाहर निकाल वो एनर्जी रिलीज करती है, तो वो आपको रोशनी की फॉर्म में नजर आएगी, ये काम होगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास कैसे एट 0.01 टार या 0.01 mm ऑफ Hg। अब प्रेशर कितने, 0.01 टार है या 0.01 mm ऑफ Hg, और करंट कितने, 10000 वोल्ट, करंट मजीद इंक्रीज कर दिया। करंट अगर उतना नहीं होता फिर हमारे पास मसलन वो कुछ ऑब्जर्व ना होता, ठीक है, क्योंकि वो बात हुई कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब वोल्टेज हमने इंक्रीज किया, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, पहली बात है ग्लो डिसअपीयर, मसलन वो जो रोशनी आपको मिल रही थी अब वो नहीं मिलेगी, वजह कि उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स कम हो गए, ठीक है, जिनको एक्साइट करके और जिनकी डी एक्साइटेशन से वो रोशनी मिल रही थी, क्योंकि प्रेशर बहुत कम है, इसका मतलब वो गैस मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, और कुछ रेडिएशन रेज अपीयर इन द ट्यूब which goes from cathode to anode and strike on fluorescent, और कुछ हमारे पास रेडिएशन ऑब्जर्व हुई, ठीक है, जो कैथोड से एनोड की तरफ आ रही थी,
क्योंकि कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, और एनोड के साथ ही हमने फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगाई हुई है ना, मटेरियल लगाया हुआ, जिससे हमें पता चलता है कोई रेडिएशन यहाँ पे आके उसने हिट की है जी, ठीक है। तो कुछ रेडिएशन यहाँ पे क्या हो रही थी, आ रही थी। अब क्यों आ रही थी, क्योंकि दरमियान में कोई गैस मॉलिक्यूल्स को तो है नहीं जिनको एक्साइट करना पड़े, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनोड तक पहुंच जाते हैं, सही है जी। यहाँ पे वो एनोड तक पहुंच ही नहीं पाते, गैस मॉलिक्यूल इतने जाते हैं, यहाँ पे कम है तो उसको ग्लो कर इसके साथ स्ट्राइक करके इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, यहाँ पे जब एयर और कम हो गई तो आपके पास क्या होंगे, एनोड तक आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है, बात समझे। अब इस रेडिएशन को, इन रेस को हम कैथोड रेस क्यों बोलते हैं, शाबाश, क्योंकि ये कैथोड रेस से निकली है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।